जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हूँ। आज मैं इनके प्रेसिडेंट से भी आपको मिलवाऊंगी और मैं आपको सुंदस फाउंडेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स भी विजिट करवाऊंगी। तो ये बताइएगा कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या, ये स्टार्ट कैसे होता है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। स्पेशली डेंटल डिपार्टमेंट क्यों कायम किया गया है? ब्लड बॉर्न डिजीज़ के जो बच्चे होते हैं ना, इनकी जो ओरल हेल्थ होती है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। पेशेंट के साथ जो उसके वालिदैन हैं उनको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक डोनर हमें ब्लड देता है, होल ब्लड जो होता है उसमें से हम 3 कंपोनेंट्स बनाते हैं, पैक्सिल वॉल्यूम, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये कि एक पर्सन का जो ब्लड है वो हम आगे 3 पेशेंट्स को दे सकते हैं। सर, आप हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वालिदैन जिनके जो है वो मरीज़ बच्चे हैं थैलेसीमिया के या हीमोफीलिया के, वो परेशान ना हो। सुंदस फाउंडेशन और सुंदस फाउंडेशन जैसे और इदारे उनकी मदद के लिए हैं। 50 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 50 मिनट्स के साथ मैं हूँ सादिया मकसूद। नाज़रीन, ज़िंदगी के लिए तरसने वालों को ज़िंदगी देने की कोशिश करने वाले यकीनन बहुत ही हौसलामंद होते हैं। यही मिशन संभाला हुआ है सुंदस फाउंडेशन ने भी। नन्हे नाथवान जिस्म से जो लड़ रहे हैं थैलेसीमिया से, जिनका मुकाबला है हेमोफीलिया से, और जो सांसें खींच लेने वाले ख़तरनाक तरीन मर्ज़ ब्लड कैंसर को शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इनका सहारा है सुंदस फाउंडेशन। ये इदारा पंजाब के 5 शहरों से खून के अतियात इकट्ठा करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। ये सोच एक छोटे से घर से शुरू हुई और एक बड़े मकसद में तब्दील हो गई। ये इदारा क्या काम कर रहा है और कितनों की मुश्किलात में इनके शाना बशाना इनकी तकलीफ से लड़ रहा है, जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हूँ और मैं सुंदस फाउंडेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये बेसिकली है क्या और किस हवाले से ये बनाया गया है। यहाँ पे थैलेसीमिया और हेमोफीलिया से मुतासिर अफराद बच्चे आते हैं जिनको यहाँ पे ब्लड दिया जाता है, क्योंकि इनके ब्लड के काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। कुछ मसले मसाइल जो है वो कज़न मैरिजेस की वजह से शुरू हो जाते हैं, जिसके बायस जो है वो बच्चों में थैलेसीमिया और हेमोफीलिया पाया जाता है। तो नाज़रीन, आज मैं इनके प्रेसिडेंट से भी आपको मिलवाऊंगी, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको सुंदस फाउंडेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स भी विजिट करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुंदस फाउंडेशन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन वार्ड में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान। हम उनसे जानेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। जी सर, कैसे होता है ये स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस? देखिए, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि हमारे पास खून के अमराज में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड है। मैं बस यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल हमारे पास 7000 के करीब रजिस्टर्ड केसेज़ हैं, जिनमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है और खून का कोई भी ऐसा मर्ज़ जिसके अंदर खून लगना शुरू हो जाए और सारी ज़िंदगी लगता रहेगा, ऐसे मरीज़ों को सुंदस फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करता है। और थैलेसीमिया का जो पेशेंट है उसको डायग्नोसिस के बाद हर 15 से 20 दिन के बाद 1 बोतल खून की लगती है। तो ऐसे मरीज़ जब आके हमारे पास रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको खून के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, मीनवाइल हम लोग ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पे जब सुबह मॉर्निंग में वो लोग आते हैं तो रिसेप्शन से अपना रिकॉर्ड निकलवा के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास क्वांटिटी और सारी मेडिसिन और उनका चेकअप होने के बाद उनका इस वार्ड के अंदर एक सैंपल ले लिया जाता है और उस सैंपल को आगे लेबॉर्ट्री में प्रोसेस करते हैं क्रॉस मैचिंग के लिए। इसके बाद क्रॉस मैचिंग होने के बाद वो ब्लड वापस आता है और यहाँ पे इस जगह से ट्रांसफ्यूजन उनको कर दी जाती है। ठीक है सर, ये बताइए कि कितने डोनर्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट इन अ वन डे? ब्लड डोनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन पंजाब का सबसे बड़ा इदारा है जिसकी कलेक्शन सबसे ज़्यादा है।
हम लोग मेनली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, मार्केट्स, हर जगह वो फोकस करते हैं जहाँ पे चंद लोग इकट्ठे होकर हमारी बात सुन लें और हम अपना मैसेज उन लोगों को कन्वे करते हैं। उससे ये है कि लोग, क्योंकि हमारी रिपूटेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और लोग ब्लड डोनेट करते हैं कई जगहों पे, जैसे मैं नाम लूँ, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे खाल रोड का खिदमत ग्रुप है, वो एक दिन में 1000 के करीब बैग्स करवा देते हैं। पंजाब कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, ये सब इंस्टीट्यूट्स हम लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं। और अगर किसी रीज़न की वजह से कोई छुट्टी है या ऐसा है तो यहाँ पे भी डोनर्स जो है वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो सर ये कब कब ब्लड कैंप्स जो है वो कायम किए जाते हैं? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी, जब आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से परमिशन मिलती है, और इसमें हमारी एक प्रॉपर टीम है जिसको मेजर तारिक साहब लीड करते हैं। हम कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम्स या कोई शेड्यूल वगैरह बेहतर होता है तो हमारा कैंप लग जाता है। सर ये बताइएगा कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या, ये स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। 2 कैरियर अगर आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि इन ईच प्रेगनेंसी देयर आर 25% चांसेस कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड है तो हर 4 से, जब लोग पैदाइश के 4 या 6 माह की उम्र तक पहुँचता है तो उसको खून का इंतकाल शुरू हो जाता है और ये सिलसिला ताहयात जारी रहता है। और थैलेसीमिया के हमारे पास तकरीबन सुंदस फाउंडेशन में कोई 5 से 6,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा दीगर अमराज, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से खून लगना शुरू हो गया है, या हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, और इस तरह के 7,000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो सर अभी कितनी तादाद है टोटल बच्चों की यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन में? टोटल 7,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड केसेस हैं और ओवरऑल हमारे 11 सेंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने कराची में भी ओपन किया, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसको इनॉग्रेट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनकी साइकोथेरेपी किस तरह से की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो थैलेसीमिया से काफ़ी मुतासिर होते हैं और उनके दिमाग में भी चीज़ें बैठी होती हैं, तो किस तरह उनको आप जो है वो थेरेपी देते हैं? लेकिन जिस वक्त केस डायग्नोज होता है उस वक्त तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन जब वो सुंदस जैसे इदारों में आते हैं और यहाँ पे बच्चों को बढ़ते फलते फूलते देखते हैं तो एक करेज आ जाती है। इसके अलावा ये है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त हमारे जो जेनेटिक काउंसलर हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उन्हें डिजीज़ से रिलेटेड समझाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उनकी एक फैमिली में एक केस आ गया तो दोबारा इस तरह के केस नहीं है। उनको कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो अपनी फैमिली इस तरीके से प्लान करें ताकि डिजीज़ आगे से स्प्रेड ना हो, और उस मौका पर हर चीज़ समझा दी जाती है। सुंदस फाउंडेशन ना सिर्फ ब्लड बल्कि उसके साथ तमाम तर मेडिसिन भी उनको बिला मुआवजा फराहम करती है। तो एक किस्म का जो बर्डन है वो उनके ऊपर रहता नहीं है, सिर्फ एक हैसल है कि आपने एक डे पे आना है, ट्रांसफ्यूजन करवानी है और दैट्स ऑल। नाज़रीन, हमने डॉक्टर अदनान साहब से तो बात कर ली, अब हमारे इधर देखने में आ रहा है कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ उम्र के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है यहाँ पे। आइए। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ राबिया। राबिया? जी, अच्छा। एग्जैक्ट। राबिया, आप क्या करती हैं? Recently, I have completed my BS from Punjab University. Now I'm involved in a job. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका थैलेसीमिया का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कब से जारी है? Like last to 18 to 19 years हो गए कि मैं यहाँ पे रजिस्टर हूँ। यहाँ से ही मेरी ट्रांसफ्यूजन जो होती है तो ये मुझे हर 1.5 मंथ के बाद और मंथली बेस पे होती हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लड के अलावा मेडिसिन भी मिलती है। अगर आप ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं और मेडिसिन लेते हैं, यू कैन स्पेंड योर नॉर्मल लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन स्पेंड। लाइक यही मेरी अपील है कि अगर आप एक ब्लड डोनेट करते हैं कि एक बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है और वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे एक नॉर्मल पर्सन गुजार सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप सिर्फ एक ब्लड डोनेट करके कि बहुत सी जानों को बचा सकते हैं। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जुनैद। जुनैद, आप क्या करते हैं? मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ आजकल। बेसिकली मेरी गवर्नमेंट जॉब है पंजाब लैंड स्कॉट अथॉरिटी में, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरा एमफिल कंटिन्यू है GC यूनिवर्सिटी लाहौर से।
और आई एम द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, तो अपने साथ सपोर्ट करने के साथ साथ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, तो आपका यहाँ पे कब से प्रोसेस जारी है? यहाँ पे मैं मूव किया था। आपको थैलीसीमिया है बेसिकली? जी, मुझे थैलीसीमिया मेजर है और मैं जो है ना 2012 में यहाँ पे आया था। उसके बाद जो है ना यहाँ से ही ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। दैट इज़ वाई जो है ना ये एक बड़ा क्रूशल चीज़ है कि किसी को जो ब्लड है ना वो एक अच्छा स्क्रीन हुआ मिले, क्योंकि अगर उसकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होगी तो दैट कैन लीड टू अदर डिजीज़ एज वेल। हो सकता है हेपेटाइटिस सी हो सकता है, एड्स हो सकता है, बहुत सी और बीमारियाँ हो सकती हैं। तो दैट इज़ द कोर रीज़न कि जो है ना उसके जब से मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ से कहीं और मूव नहीं किया और यहाँ से ही मेरा ब्लड चल रहा है। ठीक है, तो आप कितने महीनों बाद आते हैं यहाँ पे? मैं आता हूँ यहाँ पे आफ्टर एवरी 3 वीक्स। ठीक है, तो हर blood 3 लग- वीक्स के बाद आपको यहाँ पे हाँ, फ्रेश ब्लड मिलता था? हाँ, 2 बैग्स लगते हैं और साथ जो है ना मेडिसिन भी होती है, तो वो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। आपको पता ही है कि ज़ाहिर है एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो है ना ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि आप स्टडी के साथ जॉब को मैनेज करें। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस सारी चीज़ों को साथ लेके चलूँ। ठीक है नाज़िम, यहाँ पे आपने देखा कि इनकी गुफ्तगू से ही कितनी पावर मिलती है दूसरों को, कि वो खुद बता रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और हर 3 वीक्स के बाद वो यहाँ पे आते हैं, उन्हें ब्लड भी लग रहा है यहाँ पे। तो कितना मुश्किल है कि आप इस तरह से जो है अपनी लाइफ को सपोर्ट करें, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आप हिम्मत हार जाएंगे वहाँ आपके तमाम मसाइल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे कभी हार ना माने। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ और आपको वहाँ पर दिखाते हैं। जी डॉक्टर नाम ये बताइएगा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये सुंदस फाउंडेशन का डेंटल डिपार्टमेंट है। हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन लोगों की डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे हम एक ही अंडर वन रूफ एड्रेस करते हैं। मज़ीद आपको सीनियर डेंटल सर्जन है डॉक्टर नाम, वो आपको कुछ बताते हैं। जी जी, वेलकम। डॉक्टर नाम ये बताइएगा कि यहाँ पे स्पेशली डेंटल डिपार्टमेंट क्यों कायम किया गया है? चूँकि मोस्टली ब्लड बॉर्न डिजीज़ के जो बच्चे होते हैं ना, इनकी जो ओरल हेल्थ होती है बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है एंड दे आर वेरी प्रोन टू ओरल डिजीज़। तो इसलिए हमने स्पेशली ये जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया ताकि इन लोगों को बेचारों को जो है ना इधर उधर ना जाना पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये अपना ओरल प्रॉब्लम लेके किसी और हॉस्पिटल में या किसी और क्लिनिक पे जाते हैं, दे डोंट एंटरटेन दैम कि यार वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, इनके ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, तो वो इनको अवॉइड करते हैं। अब उस हैज़ल से बचाने के लिए हमने इनको एक स्पेशली यहाँ पे इनके लिए डिपार्टमेंट बनाया। यहाँ पे इनके तमाम ओरल डिजीज़ जो भी होते हैं हम डील करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स। इस पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं और ईच एंड एवरी ओरल प्रॉब्लम कोई भी जो हमारे इवन के जो हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनके अलावा उनके सिबलिंग्स वगैरह भी होते हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बच्चा हमारे पास लैंड हुआ है विद एक्सेसिव ब्लीडिंग गम्स के साथ, ठीक है। अब मेन इशू देखें फिर वहीं आता है, ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अब ही वाज ट्राइंग टू विजिट मल्टीपल डॉक्टर्स बट नो वन वाज एंटरटेनिंग हिम। फाइनली ही केम टू नो कि हमारे पास डेंटल सेटअप है, ही केम टू मी। अब इसका जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है, प्लस एट द मोमेंट ही इज फेसिंग एक्टिव ब्लीडिंग गम्स। अब हम उसको ट्रीट करेंगे, इसको कुछ प्रिकॉशंस देंगे, मेडिकेशंस देंगे, एक्टिव ब्लीडिंग जो है हम उसको जो है स्टॉप करेंगे। देन वी विल कॉल हिम ऑन द फॉलोअप विजिट एंड विल प्रोसीड ऑल द वे। ठीक है सर, तो कितने फॉलोअप्स हो जाते हैं एक पेशेंट के? इट डिपेंड्स, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। मतलब कुछ हमारे पास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगल विजिट में काम कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें मल्टीपल विजिट्स करवाने पड़ते हैं, मेडिकेशन मतलब फॉलोअप हम प्रॉपर रखते हैं। उनकी हमारे पास फाइल होती है, ईच एंड एवरी विजिट पे जो भी हम इनको प्रोसीजर करते हैं, जो मेडिकेशंस देते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर ही विल कम टू मी, ही विल ब्रिंग हिज फाइल, उसके ऊपर हमारे पास सारी डिटेल होगी। लास्ट टाइम इसने हमें कब विजिट किया, हमने इसको क्या ट्रीटमेंट दिया और अब हमने क्या करना है। फिर जो नेक्स्ट टाइम हम इसका प्रोसीजर करेंगे अगेन विल पुट दैट इन द फाइल। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सुंदस फाउंडेशन के डेंटल डिपार्टमेंट में मौजूद थी, जहाँ पे डॉक्टर अदनान ने हमें बताया कि डेंटल फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, तो आइए चलते हैं। जी डॉक्टर अदनान जी बताइए कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है?
ये बेसिकली हमारा फिजियोथेरेपी का सेक्शन है, इसको डॉक्टर अली लीड करते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, मज़ीद आपको डॉक्टर अली बताएं। ठीक है जी, डॉक्टर अली बताइएगा। जी, ये बेसिकली फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है और हमारे पास यहाँ पे ना 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक हीमोफीलिया के और एक थैलेसीमिया के। तो जो बेसिकली यहाँ पे हीमोफीलिया के बच्चे होते हैं, इनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो अक्सर औकात इनको ना जोड़ों में या उसे मुल्हिका जितने भी मसल्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो इनको प्लाज्मा और फिर उससे रिलेटेड फैक्टर्स वगैरह जो दिए जाते हैं जो ब्लीडिंग इनकी स्टॉप करते हैं। लेकिन इनकी ब्लीडिंग तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो जोड़ है ना, अगर जोड़ से ब्लीड हो तो वो आप कह लें कि स्टिफ हो जाता है। तो फिर पेशेंट को दोबारा उसकी रूटीन पे वापस बहाल करना, उसको मोबाइल करना, चलने फिरने के काबिल बनाना, उसकी एक्टिविटीज़ जो डेली लाइफ की हैं उस पर उसको वापस बहाल करना, उनके लिए उसके रेगुलर फिजियोथेरेपी की सेशंस होते हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास बच्चे आते हैं आप कह लें पेरिफेरी से भी आते हैं, वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते टाइम ऑन टाइम, उनमें कुछ दिन लग जाते हैं हमको, लाइक आप कह सकते हैं हफ्ते से 15 दिन लग जाते हैं प्रॉपर उनको दोबारा रिहैब करने में। और जो टाइम पे आ जाते हैं तो उन पे आप कह लें कि 5 to 6 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग कि उनकी ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि मसल ब्लीडिंग की भी आपने बात की, तो ये मसल ब्लीडिंग का फिजियोथेरेपी के साथ जो ताल्लुक है वो कितना डिफरेंस है, ये थोड़ा सा बताएं कि फिजियोथेरेपी तो आप ऊपर से करवाते हैं, तो मसल ब्लीडिंग की कैसे रोक लेता है? मसल ब्लीडिंग से बेसिकली होता ये है कि जब भी मसल ब्लीड होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जॉइंट भी स्टिफ हो जाता है, सिमिलरली इसका मसल का भी एक पैटर्न होता है, वो टेंडर हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है और उसके साथ उसमें भी स्टिफनेस आ जाती है। तो अगर तो स्टिफनेस परसिस्ट कर जाए ज़्यादा देर के लिए तो वो अल्टीमेटली कहीं पे जाकर आगे कॉन्ट्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि हमारी एक्यूट स्टेज पे हमने उसको कॉन्ट्रैक्चर की प्रिवेंशन की तरफ जाना होता है कि किसी तरह कॉन्ट्रैक्चर तक ना पहुँचे। कॉन्ट्रैक्चर में बेसिकली होता ही है कि मसल इतना स्टिफ हो जाता है कि मरीज़ की जो मूवमेंट की रेंज है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो इसी तरह अगर कोई क्रॉनिक केस के साथ आता है तो फिर उसके अंदर अगर उसमें कॉन्ट्रैक्चर ऑलरेडी डेवलप हो गया तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम उसको उसके कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी पूरी रेंज में वापस आ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो आप किस तरह से इनको काबू करते हैं, किस तरह की फिजियोथेरेपी करते हैं? डेफिनेटली ये थोड़ा टफ है एक्चुअली। जो 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा टफ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था और क्रॉनिक केस के साथ था, तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि पेशेंट के साथ जो उसके वालिदैन हैं उनको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो आते हैं साथ थोड़ा सा पेशेंट को आप कह लें कंसोल करने के लिए, थोड़ा सा उनके हेल्प आउट करने के लिए, उससे हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है। प्रॉपरली स्क्रीन, प्रॉपरली हेल्दी ब्लड जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करके और अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुपिंग हम पेशेंट्स को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी जो रूटीन में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिगर के टेस्ट, इनको LFTs कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और इसके अलावा बच्चों के जो रूटीन में ब्लड टेस्टिंग होती है वो सब यहाँ पर हम लैब में करते हैं। 50 minutes. Minutes. अच्छा डॉक्टर अदनान, ये बताइएगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेसिंग सैंपल्स देखने में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी मशीन नज़र आ रही हैं, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये बेसिकली हमारा लैब का सेक्शन है, लैब का ब्लड बैंकिंग डिपार्टमेंट। इसमें जो ब्लड हम लोग बाहर से लेकर आते हैं या कोई ब्लड डोनेट करके जाता है, उसके कंपोनेंट्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं और उसके बाद उसको स्क्रीन आउट कैसे करते हैं और उसकी ट्रांसफ्यूजन के लिए क्रॉस मैच का क्या प्रोसीजर है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको डॉक्टर जुनैरा गाइड करेंगे।
जी डॉक्टर सुनैरा, मुझे बताइए यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है ब्लड को और वाइट सेल्स वगैरह। अच्छा, जैसे ये हमारी लैब है 24/7 वर्किंग है। हमारे पास जब भी किसी भी कैंप से ब्लड आता है या कोई वॉलंटरीली आके हमें ब्लड डोनेट करता है, तो फिर उसको हम ये सामने आप देख लेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हम इसको सेव करते हैं, उसकी ब्लड ग्रुपिंग करते हैं और फिर उसके जो टेस्ट होते हैं जैसे स्क्रीनिंग जिसको कहते हैं, उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, उसकी प्रॉपरली उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। और फिर जब हमारे पास हेल्दी ब्लड आ जाता है तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनको मशीन पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उनके प्लेटलेट्स अलहदा कर लेते हैं हम, RBC जो होते हैं रेड ब्लड सेल, पैक सेल वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वो हम अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा हम अलग कर लेते हैं। प्लाज्मा को जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो माइनस डिग्रीज पे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फिर जिस तरह के पेशेंट्स हमारे पास उनको चाहिए होता है, जिस तरह थैलेसीमिया को हम रेड ब्लड सेल्स लगाते हैं, प्लाज्मा होता है वो हम हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स को लगाते हैं, और जो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के हमारे पास बच्चे होते हैं उनको प्लेटलेट्स हम देते हैं। एक डोनर हमें ब्लड देता है, होल ब्लड जो होता है, उसमें से हम 3 कंपोनेंट्स बनाते हैं, पैक सेल वॉल्यूम, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये कि एक पर्सन का जो ब्लड है वो हम आगे 3 पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसका मतलब एक जो ब्लड बैग है उससे हम 3 जिंदगियां बचा सकते हैं, थैलेसीमिया वालों को, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स वालों को और जो प्लाज्मा हीमोफीलिया वालों को। तो उसके अकॉर्डिंगली हम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी सेव करते हैं। उनकी सारी टेस्टिंग यहाँ पर होती है, और जिस तरह लाल खून होता है, RBCs जो होते हैं, वो जब हमने पेशेंट को देने होते हैं उनको प्रॉपर क्रॉस मैच करना, स्क्रीनिंग करना, वो सब कुछ AC लैब के अंदर 24/7 वर्किंग है, इसी में किया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो ब्लड की स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रॉपरली स्क्रीन, प्रॉपरली हेल्दी ब्लड जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करके और अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुपिंग हम पेशेंट्स को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी जो रूटीन में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिगर के टेस्ट, इनको LFTs कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और इसके अलावा बच्चों के जो रूटीन में ब्लड टेस्टिंग होती है वो सब यहाँ पर हम लैब में करते हैं। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बता दी, आप एक लड़की भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो लड़कियां ज़्यादातर जो है वो ब्लड से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता अपने शोबे में काम करना और ये सारी चीज़ों को देखना, मैनेज करना? नहीं, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके अपनी मदर्स के साथ आते हैं, तो उनके साथ काम करना और इनके बच्चों की हेल्प करना वो ज़्यादा हमें जो है ना इंथुजियास्टिक करता है, इंस्टेड ऑफ कि हम ब्लड देख के जो है ना वो घबराएं। हम लोग अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, लोगों को फर्दर आगे नहीं बताएंगे और हम लोग ही बैठ जाएंगे चुप करके या डर के, तो फिर इन लोगों की, इन बच्चों की हेल्प कैसे होगी और फर्दर जो है ना हम आगे कैसे गाइड करेंगे। डॉक्टर अदनान साहब, ये बताइएगा ये लैब किस लिए बनाई गई है? अभी तक आपने जितना भी सेक्शन देखा है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड था। ये बेसिकली हमारा प्रिवेंशन के ऊपर स्टेप है। असल में मुन्नू भाई हमारे चेयरमैन थे, तो वो हमेशा ये चाहते थे कि जो बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं वो तो आ जाएँ, उनकी हम कफ़ालत करें, उनकी ट्रीटमेंट करें, उनका जितना बोझ हम बांट सकते हैं हम बांटें, लेकिन मज़ीद बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में ना आए। उसके लिए ज़रूरी है, सिंस ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम इसके ऊपर काबू सिर्फ इसी तरीके से ही पा सकते हैं कि हम उनकी फैमिली को अवेयर कर दें कि वो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो 2 पेरेंट्स अगर कैरियर होंगे तो डिज़ीज़ आगे पास ऑन होगी। अगर उनमें से एक नॉन कैरियर है और एक कैरियर है तो डिज़ीज़ आगे पास ऑन नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमने ये स्टेप लिया है कि हम इनकी फैमिली को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरा काउंसिल करते हैं। इसके साथ उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स के सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं और उनके कंसेंट से यहाँ टेस्ट करके उनको बता देते हैं कि उनके सिबलिंग्स में से कौन कौन थैलेसीमिया माइनर से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। मज़ीद अगर उनकी कोई फैमिली में चाहता है, उनके कज़न्स, उन सबको हम स्क्रीन आउट करके बता देते हैं कि आप इस कज़न की इस कज़न से शादी ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम लोग ज़्यादा इंटर कज़न मैरिजेस करते हैं। तो इससे ये है कि हमें प्रिवेंशन के ऊपर ये स्टेप यहाँ पर मिल जाता है। सेकेंडली ये कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आते हैं, तो उन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको काउंसिल करते हैं कि हमारे पास लैब है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो उसके लिए ये है कि वहाँ पे जो ब्लड देने वाला उनका कंसेंट ले लेते हैं और उनका भी ला के यहाँ पे, क्योंकि सैंपल्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, तो हम यहाँ पे ला के उनका टेस्ट कर देते हैं। इससे ये है कि उस लेवल के ऊपर अगर कोई थैलेसीमिया का कैरियर है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको बता देते हैं कि कल अगर उसकी शादी हो तो वो कैरियर से ना करे, ताकि हम इसकी प्रिवेंशन में भी काम कर सकें। पाकिस्तान में थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर किसी भी जगह पे ये म्यूटेशनल या DNA एक्सट्रैक्ट करने वाली या इस लेवल की टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही। सुंदर फाउंडेशन इसमें पायनियर है और हम ये सर्विसेज पब्लिक को भी
फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पीछे एक मुझे ये मशीन नज़र आ रही है, तो मुझे बताएंगे इसका क्या वर्क है? बेसिकली ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको एम्प्लीफिकेशन करके फिर उसके बाद उसकी डिटेक्शन करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट उस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास प्रॉपर लोग हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो मॉलिक्यूलर को लेकर चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिसर्च वर्कर्स भी यहाँ पर आते हैं जो इस डिज़ीज़ से रिलेटेड, या हम लोग ये कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी ट्रीटमेंट मॉडलिटी जिसको समझते हैं इन पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करके इनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं, तो उसको भी इसी लैब में फैसिलिटेट किया जाता है। जी डॉक्टर अदनान साहब, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बंदा भी नज़र आ रहा है जितना ब्लड दे रहा है, तो अब मुझे बताइए कि ये यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? ये बेसिकली ब्लड डोनर सेक्शन है। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर अपना खून का अतिया करके जाते हैं और इन बच्चों के लिए अपना सदका जारिया करते हैं। इस सिलसिले में ये होता है कि सबसे पहले डोनर हमारे पास आता है, उसकी एक प्री असेसमेंट की जाती है, एक प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री लेने के बाद हमारा एक इंटरनल सिस्टम है जिसके ऊपर हम उसको एंटर करते हैं और फिर वॉलंटियर जो है वो ब्लड डोनेट करके जाते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में सुंदस फाउंडेशन के जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। हर जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट लगे हुए हैं और इसी तरीके से जिस तरह आप देखेंगे ब्लड डोनेशन हो रही है और वॉलंटियर इसी तरह से आके इन बच्चों के लिए खून का अतिया करते रहते हैं। आप ये कितना बेहतर महसूस करते हैं। चलिए नाज़रीन, हम ये डोनर यहाँ पे लेटे हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे ब्लड देने आए हैं, तो ये कितनी बार आते हैं मंथ में? क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें बार बार ब्लड की ज़रूरत भी पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी बार आते हैं यहाँ पे ब्लड देने? हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर 3 मंथ बाद रेगुलर डोनर हैं सुंदस फाउंडेशन के, तो काफ़ी अच्छा इनका काम चल रहा है। तो हमेशा हम यहीं पे ही आते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं और इनको ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है। आपको कभी डर नहीं आया कि मैं इतना ज़्यादा ब्लड दे रहा हूँ या कल को मुझे ना कोई नुकसान हो जाए? नहीं, डर तो किसी भी किस्म का नहीं आया। ब्लड तो देना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर अदनान साहब, ये बताइएगा कि लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं होती कि हमने ब्लड देना है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा होता है कि लोगों को यहाँ पे अवेयर भी किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम ब्लड देंगे तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। असल में हर हेल्दी आदमी में 5.5 लीटर ब्लड होता है, जो भी चलता फिरता आपको नज़र आता है। ये नेचर ने हमारे जिस्म में तकरीबन 500 ml रिजर्व करके रखा होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जिसम के किसी रास्ते से खून बह भी जाए तो जिसम को कोई कमी नहीं होती। अब जहाँ तक सवाल है कि ब्लड देने से कोई वीकनेस है, कुछ ऐसे होती है, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजिकल कंसर्न कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और फिज़िकली ये सोच रहे हैं कि आपके जिस्म से कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गई है, तो आपका ब्लड प्रेशर माइट सा कम हो सकता है। अदरवाइज़ ब्लड देने वाला जो ना देने वाला उसके निस्बत ज़्यादा हेल्दी होता है। एक तो उसका ब्लड रिप्लेनिश होता रहता है, सेकेंडली उसकी हेल्थ कहाँ पे फॉल कर रही है इन्वेस्टिगेशन से कि उसको पता चल जाता है। बच्चों को देख के लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। आपने जिस तरह देखा है कि मरीज़ों को खून लग रहा होता है, एक छोटा सा ऐसा बच्चा जो बिल्कुल मुरझाया हुआ हमारे पास आता है, इस बंदे का खून उसको लग रहा होता है, वो एक बिल्कुल उदास सा चेहरा बिल्कुल खिला सा हो जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है और देने वाला इतना एलिवेटेड और मोटिवेटेड फील करता है, वो ना सिर्फ यहाँ पे आके ब्लड देता है बल्कि कोशिश भी करता है कि उसके जो अजीज़ व अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको सुंदस फाउंडेशन के बारे में बताए, थैलेसीमिया के बारे में आगाही दे। सर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल और भी करूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें खुद भी ब्लड की कमी होती है, वो ब्लड डोनेट भी करते हैं, तो क्या पहले इसका टेस्ट किया जाता है कि क्या उनका ब्लड इस काबिल है कि वो डोनेट कर सकें? जी मैंने जैसे पहले आपको बताया, प्री असेसमेंट की जाती है। प्री असेसमेंट में वो सारे टेस्ट आ जाते हैं जिसमें खून की मिकदार कितनी है, वो किसी डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा या कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ली हुई जो ब्लड पे इफेक्टेड होगी, तो उसको करते हैं। जब आप प्री असेसमेंट करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि उसकी हेल्थ कहाँ पे फॉल कर रही है। अगर उसका ऑप्टिमम लेवल HP का उसने अटेन नहीं किया हुआ तो हम ब्लड ड्रॉ नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त हम केमिस्ट्री लैब में मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन की और हमारे साथ डॉक्टर अदनान भी यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर अदनान, ये बताइएगा कि केमिस्ट्री लैब का बेसिकली क्या काम है? देखिए, जिस तरह पहले आपको हर डिपार्टमेंट में बताया गया कि थैलेसीमिया के बच्चों को हम लोग ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो तमाम तर टेस्ट जो उनकी बीमारी के साथ साथ ज़रूरी हैं उनको कर दिया जाए। इस मकसद के लिए हमने ये लेबॉर्ट्री बनाई है कि इन पेशेंट्स का लीवर कहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, किडनीज़ कैसे काम कर रहे हैं,
और इसके अलावा जितने भी बेसिक ऐसे टेस्ट हैं जिसको करके हम उस पेशेंट की लाइफ बेहतर कर सकते हैं, ये बेसिकली उस मकसद के लिए लेबॉर्ट्री बनाई गई है। और यहाँ पर तमाम तर इन्वेस्टिगेशन उन पेशेंट्स की हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके दें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सुंदस फाउंडेशन में बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्या इन्हें एजुकेट किया जाता है अपनी जो इनकी बीमारी है थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के रिलेटेड जितने इनकी मसले मसाइल हैं? जी देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मर्ज से लड़ने के लिए विल पावर। तो विल पावर उसी वक्त ही आती है जब उसको आप उसके बारे में आगाह करेंगे। यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं वो अपनी डिज़ीज़ से रिलेटेड फुल अवेयर हैं, और आप देख रहे होंगे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि फुल ऑफ लाइफ हैं। उनको पता है कि अगर वो रेगुलरली टाइम पे ट्रांसफ्यूजन्स उनको मिलती रहेंगी, मेडिसिन मिलती रहेंगी, टेस्ट होते रहेंगे, तो वो मरीज़ बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही वजह है कि सुंदर फाउंडेशन के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बीमारी के साथ साथ लड़ते लड़ते वो फील्ड में काम भी कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उसकी रीज़न यही है कि उन्हें टाइम पे से साफ़ और सेहतमंद खून मिल जाता है और उसके साथ तमाम तरह अद्वियात भी मिल जाती हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह के जो पेशेंट्स हैं ये क्या आगे फर्दर अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे शादीशुदा हैं और उनके आगे भी बच्चे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि शादी से पहले उन्हें आगाह कर दिया जाए कि उन्हें किस पार्टनर से शादी करनी है ताकि डिजीज़ आगे पास ना हो। ठीक है, यानी कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट है वो आगे शादी करे तो उसमें वो पास आउट नहीं हो सकती? नहीं, थैलेसीमिया का पेशेंट अगर नॉर्मल के साथ शादी करता है तो फिर आगे ये डिजीज़ पास नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पेरेंट्स को क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए, क्योंकि उनमें ये काफ़ी सारे बच्चों में ये थैलेसीमिया हेमोफीलिया जैसी बीमारियां पाई जाती हैं, तो वो किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं? जैसे आप इसको किस तरह से इनको गाइडलाइंस देते हैं? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पेरेंट्स, उनकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी फैमिली में एक पेशेंट आ गया तो मज़ीद आने से रोकें। उसका ये है कि उन तमाम लोगों का टेस्ट करवा दिया जाए और उनको बता दिया जाए। पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बेहतरीन कैरियर होते हैं जो जाके अपनी इस न्यूज़ को आगे फैला सकते हैं कि उनकी फैमिली में एक डिज़ीज़ आ गई है, वो सफ़र कर रहे हैं, मज़ीद इससे लोग सफ़र ना करें। एक चीज़ तो ये। सेकेंड ये कि जब पेशेंट आ जाता है उसको टाइम पे ब्लड लगना बड़ा ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने मरीज़ों को अगर थैलेसीमिया से सफ़र कर रहे हैं तो उनको वक्त पर ब्लड लगवाएँ। अद्वियात बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें टाइम पर दें, और अपने डॉक्टर से एक मौले से वो तमाम चीज़ें डिस्कस करें कि आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे लेट्स से एक मरीज़ 10 साल का है लेकिन वो लगता 5 या 6 साल का है, तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली इन बच्चों के अंदर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन बढ़ जाता है। उस आयरन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अगर वो नहीं कंट्रोल करेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और बेशुमार मसले मसाइल बनेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको उनसे आगाह कीजिए, क्या फ़ूड इन्हें लेना चाहिए, किस फूड को अवॉइड करना चाहिए, इसको डिस्कशन करते रहें, अपने रेगुलर फॉलोअप में रहें, डॉक्टर से रहें, प्रॉपर थैलेसीमिया सेंटर्स में बच्चों को रजिस्टर करें जहाँ पे साफ़ और सेहतमंद खून मिले। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। ब्लड आपके जिस्म का हिस्सा है, 120 दिनों के बाद वो टूट जाता है और ज़ाया हो जाता है। वही आप अगर किसी थैलेसीमिया के मरीज़ को दे देंगे उसके लिए 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है। और जिस तरह लोग, ये जो सेंटर है ये टोटली लोगों की डोनेशंस पे चलता है, लोग अपनी ज़कात, अतियात या सदक़ात कुछ भी डोनेट करते हैं, तो आप लोग डोनेट करें, सुंदर फाउंडेशन का साथ दें या किसी भी ऐसे इदारे का जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, ताकि हम इन मरीज़ों की ज़िंदगी बचा सकें। सुंदस फाउंडेशन से पहले जो है वो फातमिद फाउंडेशन में भी एक डिपार्टमेंट था, BTS, उसका इंचार्ज था। तो उसके बाद जो है वो मैंने ये सोचा कि जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए जो है कुछ काम किया जाए। minutes. Minutes. जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सुंदस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यासीन खान के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आपने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ कैसे किया? मैंने तो बहुत छोटी उम्र में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो काम किए, लेकिन 1998 में जो है वो सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और 1998 से लेकर आज तक जो है वो मैं सुंदस फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हूँ। मैं प्राइवेटली अपना कुछ बिज़नेस भी करता हूँ, लेकिन जो है वो सुंदस फाउंडेशन के अफेयर्स को भी देखता हूँ। यासीन खान साहब ये बताइए कि सुंदस फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या वजूहात हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं जी सुंदस फाउंडेशन से पहले जो है वो
फातमिद फाउंडेशन में भी एक डिपार्टमेंट था, BTS, उसका इंचार्ज था। तो उसके बाद जो है वो मैंने ये सोचा कि जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए जो है कुछ काम किया जाए, क्योंकि ये बच्चे जो है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते थे, जिस तरह गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान से, हाफजाबाद से और दूर दराज के इलाक़ों से जो है। तो मैंने ये कोशिश की कि ये सहूलत जो है उनकी दहलीज़ तक उनको पहुँचाई जाए। ठीक है, तो सर ये थैलेसीमिया हेमोफीलिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सुंदस फाउंडेशन एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता इस पूरे प्लेटफॉर्म को डील करना? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि हम वहाँ पे लेके जाएंगे अपने बच्चे को। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये बीमारी जो है नो डाउट के फैल रही है, लेकिन सुंदस फाउंडेशन और गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि इस बीमारी की रोकथाम की जाए। इसके लिए जो है हम अवेयरनेस देते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या जो लोग जो शादी की उम्र को पहुंच रहे हैं। सुंदस फाउंडेशन में भी थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो फ्री किया जाता है। लोगों को आगाही दी जाती है कि वो शादी से पहले जो एक छोटा सा टेस्ट करवा लें, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, हमारे यहाँ पे इलिटरेसी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या सुंदस फाउंडेशन की जानिब से ऐसी जगह पर भी कैंप्स टाइप किए जाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती है, और वो मोस्टली ये कहते हैं कि हम इतनी दूर दराज से जा रहे हैं और अपने दिन को छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे को भी लेके जा रहे हैं, तो वो मोस्टली तो वो यही कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता रास्ते में। देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊँ कि थैलेसीमिया की आगाही जो है हम गली और मोहल्लों की सतह में और गाँव तक जो है ना, इसका दायरा कार जो है हमने वसी किया हुआ है। और हमने उन छोटे शहरों में भी, जिस तरह वज़ीराबाद है, हाफजाबाद है, इस तरह के सरगोदा वगैरह के शहरों में भी सुंदस फाउंडेशन के मराकज़ जो है कायम किए हुए हैं, ताकि उनको जो है ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, रमज़ान मुबारक के हवाले से बताइएगा। बहुत से जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना ब्लड डोनेट करना बंद कर देते हैं, तो सुंदस फाउंडेशन इसके बावजूद इस पर कैसे काम करता है? हम जी रमज़ान में जो है वो अफ्तारी के बाद जो है ब्लड कैंप्स जो है मुख्तलिफ़ जो है मदारस में लगाते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो फैक्ट्रीज़ में लगाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाते हैं। तो ब्लड जो है वो कलेक्शन की जाती है और ट्रांसफ्यूजन जो है पेशेंट को वो की जाती है। हमारी कोशिश है कि हम जो रमज़ान हो या कोई आम दिन भी हो, इन मरीज़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बताएं कि ज़कात और अतियात किस तरह से दी जाती है रमज़ान मुबारक में सुंदस फाउंडेशन को? देखें, ज़कात जो है वो साहिब हैसियत के ऊपर फ़र्ज़ है। मेरा आपके चैनल के थ्रू जो है वो तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ये पैगाम है कि वो चाहे सुंदस फाउंडेशन को अपनी ज़कात खैरात दें या किसी भी इदारे को दें, तो वो देखभाल कर दें, ताकि और इदारों को दें, ना कि वो किसी इंडिविजुअल को दें जिससे जो है वो उसकी ज़कात जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। वो जो है वो सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारों को दे, ताकि उसमें जो ज़ेर इलाज जो हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ बच्चे हैं उनका इलाज मुआवजा किया जा सकते हैं। और रमज़ान का महीना ऐसा महीना होता है इसमें ऐसे लोग भी बाहर आ जाते हैं ज़कात और खैरात लेने के लिए जो उसके मुस्तहिक नहीं होते। तो अगर आप सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारों को या सुंदस फाउंडेशन को देंगे तो आपकी ज़कात जो है वो सही जगह पे भी इस्तेमाल होगी और उन मुस्तहिक मरीज़ों तक भी आपकी ज़कात पहुंच सकेगी जो कि इसके मुस्तहिक है। ठीक है सर, सुंदस फाउंडेशन में इस वक्त कितना स्टाफ काम कर रहा है? देखें, सुंदस फाउंडेशन में जो अगर आप मेडिकल के हिसाब से करें तो तकरीबन जो है वो 200 से 300 जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना वो इन सेंटर्स में काम कर रहा है। वैसे तो जो है जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तादाद जो है सैकड़ों में है। सर, थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के अलावा सुंदस फाउंडेशन कौन कौन सी डिजीज़ को क्योर करता है? सुंदस फाउंडेशन जो है वो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के अलावा जो जिन बीमारियों में जो है वो खून की ज़रूरत पड़ती है और खून या इज़ाए खून की उन तमाम मरीज़ों को जो है वो बिला मुआवजा जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए सरकारी अस्पतालों में भी, तो क्या सुंदस फाउंडेशन वहाँ भी उनकी हेल्प करती है? सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हो, सुंदस फाउंडेशन जो है वो तमाम हॉस्पिटलों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्लड मुहैया करता है। क्या चैलेंजेस पेश आए आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद के दरमियान में? देखें, चैलेंजेस तो हर वक्त जो है वो आते रहते हैं और मुख्तलिफ होते हैं।
लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तमाम चैलेंजेस को और तमाम मुश्किलात को जो है वो हल करती है। तो अब हमें जिस तरह मसाइल पेश आ रहे हैं डोनेशन वगैरह के हवाले से, क्योंकि लोगों के कारोबार जो है वो इस वक्त इतने नहीं हैं, हालात ठीक नहीं हैं, डॉलर की जो है वो उसमें जो है इजाफ़ा हुआ है उसकी कीमत में, तो हमारे क्योंकि तमाम आइटम्स जो हैं वो बाहर से आती हैं, जिस तरह ब्लड बैग्स है या केमिकल्स हैं, तो उसमें जो हमारे मुश्किलात हैं, तो ये मुश्किलात जो है उन साहिब हैसियत लोगों की मदद से जो है वो दूर हो सकती हैं कि वो यहाँ पे अपने अतियात दें, ज़कात दें, खैरात दें, ताकि हम इन मरीज़ बच्चों का जो है इलाज कर सकें। ठीक है सर, सुंदस फाउंडेशन को लेके आपके मज़ीद आगे क्या फ्यूचर प्लान है? उसमें सबसे पहले तो ये शामिल है कि थैलीसीमिया की बीमारी जो है इसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो, और इसके साथ साथ जो है हम एक पर्पस बिल्ड जो है वो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। उसका इंशाअल्लाह ताला जो है हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में जो है हम उसका आगाज़ कर सकेंगे। उस हॉस्पिटल में ना सिर्फ थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के को जो है मुकम्मल इलाज जो है मुहैया किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो दीगर मरीज़ हैं उनको भी जो है एक छत के नीचे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों की मदद से जो है वो इलाज मुहैया किया जाए। यासीन खान साहब, ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट अपना किरदार निभा रही है सुंदस फाउंडेशन की हेल्प में? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सुंदस फाउंडेशन की भी माली अनात कर रही है, लेकिन और सुंदस फाउंडेशन के साथ बाकी इदारों की भी कर रही है मदद, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट जो है वो इतना हिस्सा नहीं अपना अदा कर रही जो कि उसको अदा करना चाहिए। तो मेरी जो है वो अपील है कि वो सुंदस फाउंडेशन को भी बाकी इदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि जो है थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ों का इलाज किया जा सके। सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो सुंदस फाउंडेशन की हेल्प करना चाहते हैं वो किस तरह से यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं? हमारी जो हेल्पलाइन जो है हमारे नंबर्स पे हमें वो बता सकते हैं। हमारा नुमाइंदा भी वहाँ से उनका वो जो मदद करना चाहें, वो क्रॉस चेक हो, चेक की सूरत में या कैश की सूरत में या मेडिसिन की सूरत में, जिस भी सूरत में वो कर सके, वो खुद सबसे पहले तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो खुद यहाँ पर आए, सुंदस फाउंडेशन का काम देखें, मरीज़ बच्चों से मिलें, मरीज़ों के वालिदैन से मिलें और ख़ुद अपनी आँखों से देखें, और इसके बाद अगर वो नहीं आ सकते तो वो हमें एक कॉल करें, हमारा नुमाइंदा जो है ना उनके पास हाज़िर हो जाएगा। सर, आप हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के हवाले से इलाज नहीं करवा पाते और दूर दराज तक उनको इस चीज़ की आगाही नहीं है, तो आप बताएं आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो वो वालिदैन जिनके जो है वो मरीज़ बच्चे हैं थैलीसीमिया के या हीमोफीलिया के, वो परेशान ना हो। सुंदस फाउंडेशन और सुंदस फाउंडेशन जैसे और इदारे उनकी मदद के लिए हैं, और जो नाजरीन देख रहे हैं उनके बच्चों के लिए जो है वो हेल्प करते हैं, खून के अतियात देते हैं, अपनी ज़कात देते हैं, और वो उनके साथ हैं, हर हाल में उनके साथ हैं। और जो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं शादी से पहले जो है वो टेस्ट करवाएं उनका, ताकि जो है इस बीमारी का ख़ात्मा किया जा सके। और उन वालिदैन से जिनके बच्चे सेहतमंद हैं और वो ख़ुद सेहतमंद हैं, उनसे अपील है कि अपने बच्चों को जो है वो बताएं कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए खून के एहतियात दें, और उनके लिए जो है उन थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों की मदद करें, और उनके लिए जो है अपनी ज़कात और खैरात और अतियात दें। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, इस इदारे और इसमें काम करने वाले मुजाहिदों को देखकर एक बात तो वाज़ेह है कि इंसान अगर इरादा कर ले तो कुछ भी मुमकिन है। बस एक दूसरे के दुख और तकलीफ़ का एहसास और नीयत शर्त है। अपनी होस्ट सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। 50 minutes.